गुड मॉर्निंग बच्चों। हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ रहे थे। ग्रीष्म ऋतु के बारे में तापमान हो गया था हमारा। अब क्या आता है? वायुदाब तथा पवने। वायुदाब तथा पवने, आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो समस्त उत्तरी भारत है उसमें क्या होती है? प्रचंड गर्मी होती है और इसी गर्मी के कारण वहाँ पर वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जो अपने राजस्थान की, जो पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें इस वाले इलाके की, तो इस वाले इलाके में 997 मिलीबार की रेखा, जो संभार रेखा है, वायुदाब रेखा, वो यहाँ पर स्थापित हो जाती है। कितने की? 997 की। क्योंकि टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, तो वायुदाब क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। तो वायुदाब क्या होता है? कम होता है। इसी के अनुरूप फिर 1998 की यहाँ हरियाणा और पंजाब होते हुए राजस्थान के मध्य से गुजरती है। फिर ऐसे 1998, 19,000 ऐसे करते करते जब हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुंचते हैं तो ये वायुदाब हो जाता है 1009 मिलीबार। क्या हो जाता है? 1009 मिलीबार। और ये वायुदाब इस वायुदाब के मुकाबले क्या होता है? अधिक होता है। दक्षिणी भारत में तापमान क्या होता है? कम होता है और वायुदाब क्या होता है? अधिक होता है। अरब सागर, केरल, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी से होकर ये 1009 मिलीबार की जो संभार रेखा है ये गुजरती है। ग्रीष्म ऋतु में जो पवनों की दिशा होती है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऐसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये वाली डायरेक्शन होती है पवनों की, ये डायरेक्शन। ठीक है। दक्षिण भारत में जो सामान्य पवने होती है, ये तो हम मानसून पवने हो गई। अगर वैसे सामान्य पवनों की बात करें तो वो भी इसी दिशा में चलती है। किंतु भारत की जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भारत में ये पवने चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर इस डायरेक्शन में वो चलती है। असम और पश्चिमी बंगाल, असम और पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करें, ये पश्चिम बंगाल, ये असम, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें जब स्थल की शुष्क, स्थल से जो आने वाली पवने होती है वो कैसी होती है? शुष्क होती है और गर्म होती है। और वो जो समुद्री पवने ये यहाँ से जाती है, इन आर्द्र पवने से मिलती है, तो क्या होता है? इन दोनों के मिलने से क्या आते हैं? भयंकर तूफान आते हैं। क्या आते हैं? भयंकर तूफान आते हैं। और इन तूफानी पवनों को क्या बोलते हैं? काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। इनकी गति होती है, इन जो ये काल बैसाखी पवने होती है, काल बैसाखी पवने, इनकी अगर गति की बात करें तो ये होती है 100 टू 131 किलोमीटर पर आवर। क्या होती है? 100 से 131 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थी वायुदाब तथा पवने। अब बात आती है वर्षा की। किसकी? वर्षा की। गर्मी में वर्षा, आपको पता है हमने जब ऋतुओं को बांटा था तो भारत में एक विशेष प्रकार की वर्षा ऋतु होती है। गर्मी और सर्दी में जो वर्षा होती है वो क्या होती है? ना के बराबर होती है। अब गर्मियों में भी पौने क्या होती है? मौसम कैसा रहता है? शुष्क रहता है। और ऐसा नहीं है कि वर्षा बिल्कुल नहीं होती, गर्मियों में होती है, विभिन्न भागों में होती है। जो आंधियां, ये तूफान आते हैं, ये क्या करते हैं? विभिन्न भागों में थोड़ी बहुत वर्षा करती है। जैसे अप्रैल मई के आसपास दिल्ली में, अगर हम दिल्ली की बात करें तो अप्रैल मई में दिल्ली में होती है 2 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी होती है? सिर्फ 2 सेंटीमीटर वर्षा। और अगर हम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की में बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में होती है 25 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर वर्षा। अगर हम तीसरी पश्चिमी बंगाल, असम की बात करें तो ये जो काल बैसाखी है ये पश्चिमी बंगाल में ही बोलते हैं इन पवनों को, पश्चिम बंगाल और असम में। और अगर हम इन पवनों की बात करें, इन थंडरस्टॉर्म की बात करें तो इन्हें वसंत ऋतु के तूफान भी कहा जाता है। कहाँ? पश्चिमी बंगाल और असम में। और इनसे वर्षा होती है इनसे कुछ सेंटीमीटर वर्षा
पश्चिमी बंगाल और असम में प्राप्त होती है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इस टाइम में ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में 10 से 10 to 50 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। और इन्हें दक्षिणी भारत में क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा के कारण जो आम के फल होते हैं वो क्या होते हैं, पक जाते हैं। और ये जो वर्षा होती है, ये जो कहवा की फसल होती है, कहवा जो कॉफी की फसल होती है, उसमें बोलते हैं फूलों वाली बौछार। कहवा की फसल में के लिए बोलते हैं फूलों वाली बौछार, क्योंकि उस टाइम पे कॉफी होती है, उगाई होती है, उसमें क्या होते हैं, फूल आए हुए होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लूजम शावर्स। अगर हम इसमें ग्रीष्म ऋतु में केरल की बात करें तो केरल में वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और जबकि असम में कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। असम में होती है 50 सेंटीमीटर और केरल में होती है 25 सेंटीमीटर। किस मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में। कब होती है ये, ग्रीष्म ऋतु में। अब ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानीय तूफान आते हैं ग्रीष्म ऋतु में। इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पहला है, अभी बताया, आम्र वर्षा। क्या है, आम्र वर्षा, मैंगो शावर। ये कहाँ बोलते हैं, पूर्वी महाराष्ट्र तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश। ये पूर्वी महाराष्ट्र और पश्चिमी तटीय प्रदेशों की बात करें तो इन क्षेत्रों में इसको क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा या मैंगो शावर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आम के वृक्षों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। सेकंड पे आती है फूलों वाली बौछार। कौन सी, फूलों वाली बौछार। अभी बताया ये किसके लिए फायदेमंद होती है, कहवा जो आपकी कॉफी की फसल होती है उसके लिए इसको बोलते हैं ब्लूजम शावर। और ये केरल, सबसे ज्यादा कहवा कहाँ होता है, कर्नाटक में। और केरल और कर्नाटक में जो कहवा वाले होते हैं, कहवा उत्पादन करने वाले क्षेत्र होते हैं, उसमें क्या होता है, फूल खिलने लगते हैं। उसमें कॉफी में क्या होते हैं, फूल खिलने लगते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फूलों वाली बौछार। इसके बाद आती है काल बैशाखी। कौन सी आती है, काल बैशाखी। काल बैशाखी ये एक विशेष प्रकार की एक पवन का नाम है। असम और पश्चिमी बंगाल में बैसाख के महीने में, कब चलती है ये, बैसाख के महीने में चलती है। और ये भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें होती है, इनसे वर्षा भी होती है, इसलिए इन्हें नार्वेस्टर भी कहा जाता है। और ये चाय, पटसन और चावल की जो फसलें होती है उनके लिए क्या होती है, अच्छी होती है, महत्वपूर्ण होती है। फोर्थ है लू। फोर्थ क्या है, लू। ये उत्तरी मैदान में, ये जो उत्तरी मैदान है यहाँ पर चलने वाली धूल भरी आंधियां होती है। ये गर्म होती है, शुष्क होती है और भीषण पवनें होती है। ये यहाँ गर्मी को और बढ़ा देती है। ठीक है, इनको धूल भरी आंधियां भी कहते हैं। ये कुछ पवनें थी, ये कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब इसके बाद आता है, तीसरा है आपके शीत ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई। अब आती है वर्षा ऋतु या मॉनसून का आगमन। वर्षा ऋतु या मॉनसून का आगमन। इसमें ये भारत के जो दक्षिण में क्या होता है, भारत के जो दक्षिण में समुद्रों से चलने वाली पवनें होती है। दक्षिण में क्या है, समुद्र, और समुद्र से जो चलने वाली पवनें होती है, अभी बताया था आपको, दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मॉनसून पवनें जो होती है वो क्या करती है, यहाँ से नमी धारण करते हुए चलती है और आर्द्र होने के कारण ये समस्त भारत में खूब वर्षा करती है। भारत में लगभग 80% वर्षा इन्हीं पवनों के कारण होती है। इन पवनों से भारत का जो मौसम होता है वो एकदम से बदल जाता है। और जून के प्रथम सप्ताह में क्या होते हैं, अचानक वर्षा होनी प्रारंभ हो जाती है। और इस वर्षा को अचानक जो वर्षा प्रारंभ होती है इसको बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट। यहाँ से मॉनसून कब आना शुरू कर देता है, 20 मई के आसपास। 20 मई 25 मई के आसपास वो बंगाल की खाड़ी में पूरी तरह से सक्रिय होता है।
फिर ऐसे जब मानसून भारत के तटीय क्षेत्रों पर आगमन होता है मानसून के जून के पहले सप्ताह में, मानसून का कब आगमन होता है? जून के पहले सप्ताह में जब वो पहुंचता है तो इस वर्षा के परिणाम स्वरूप जो मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच में जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किन वर्षा के कारण? ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें होती है इनके कारण। और ये मानसून पवनें होती है, इसकी 2 मुख्य धाराएं होती है। कौन कौन सी? एक अरब सागर की मानसून और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। पहली है अरब सागर की मानसून पवनें और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। अब हम पहले पढ़ेंगे अरब सागर की मानसून पवनें। जो अरब सागर में मानसून पवनें उत्पन्न होती है वो 3 शाखाओं में बटकर भारत में वर्षा करती है। कौन कौन सी शाखाएं हैं? पहली शाखा है कि पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है इस पर क्या करती है? इसको समकोण पर काटती है। मतलब ये ऐसे इसको समकोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां होती है 900 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर इनका बढ़ना क्या होता है? अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से अगर नहीं बढ़ेगी तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। अतः ये पवनें क्या करती है कि तत्काल ठंडी होकर पश्चिमी तटीय मैदान तथा पश्चिमी जो ढाल होता है उस पर 250 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है। क्यों करती है? क्योंकि भाई ये यहाँ से क्या लेकर चलती है? आर्द्रता, नमी होती है इनमें, और यहाँ की ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई देखकर ये यहाँ बढ़ना तो प्रारंभ करती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि इनमें आर्द्रता बहुत अधिक होती है और ये यहाँ पर वर्षा कर देती है। और इनसे ये जो वर्षा प्राप्त होती है ये होती है 250 से 400 सेंटीमीटर तक। पश्चिमी घाट को जब इस क्षेत्र में इन्होंने वर्षा कर दी, जब इस क्षेत्र को पार करने के बाद अब ये कैसी हो जाती है? शुष्क हो जाती है, इनमें नमी नहीं रहती। और ये जब इस साइड से नीचे उतरती है तो ये क्या होती है? फिर से गर्म होने लगती है और इन पवनों की जो आर्द्रता है उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप जो पश्चिमी घाट का पूर्व वाला हिस्सा होता है इनमें क्या होती है? नाम मात्र की वर्षा होती है या कई बार वर्षा होती भी नहीं है। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। और यही कारण है कि जो पश्चिमी समुद्र तट पर कोझिकोड है इसमें तो 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कोझिकोड है इसमें तो 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन जब हम मैंगलोर की बात करते हैं जो इसमें कितने सेंटीमीटर? 280 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इन्हीं पहाड़ों के पूर्व में जब पुणे और बैंगलोर की बात आती है, ये मैंगलोर की बात की है मैंने, कितनी? 280 सेंटीमीटर। लेकिन जब पुणे और मैंगलोर की बात आती है तो केवल 50 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। और इसी पठार के पूर्व में जो चेन्नई का तट है इस ऋतु में सिर्फ 38 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि ये पवनें क्या होती है? यहाँ पर बारिश करने के बाद ये कैसी हो जाती है? शुष्क हो जाती है। और जब ये इस साइड से नीचे उतरती है तो इनमें आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है, तो ये यहाँ पर कैसी हो रहती है? शुष्क रहती है। और इसलिए इस प्रदेश को क्या बोलते हैं? इस संपूर्ण प्रदेश को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। सेकंड है कि अरब सागर से उठने वाली जो पवनों की दूसरी शाखा होती है वो मुंबई से होते हुए नर्मदा और जो ये तापी नदियों की घाटियां हैं इनसे होकर मध्य भारत में दूर तक प्रवेश करती है। और छोटा नागपुर पठार, ये जो झारखंड वाला इलाका है, छोटा नागपुर पठार, इन शाखा में 15 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। यहाँ यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनें होती है ये दोनों पवनें क्या करती है? यहाँ पर आपस में मिल जाती है। तीसरा है अरब सागर की जो तीसरी शाखा होती है वो उत्तर पूर्वी दिशा, ये जो सिंधु नदी का डेल्टा है यहाँ से और राजस्थान को लांघती हुई
प्राय बिना वर्षा किए, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ता है, अरावली पर्वत, और ये अरावली पर्वत क्या होता है, इन पवनों के बिल्कुल समानांतर होता है। तो ये पवनें क्या करती है, इन यहाँ पर वर्षा ना करके इनको सीधी लांघती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है, और यहाँ पर हिमालय पर्वत के कारण इनकी ऊंचाई के सहारे सहारे चढ़ती है, लेकिन धर्मशाला के निकट ये क्या करती है, वर्षा कर देती है, क्योंकि यहाँ पर अवरोध के स्वरूप क्या मिलता है, यहाँ पर हिमालय पर्वत मिलता है, और यहाँ ये अधिक आर्द्रता ग्रहण की होती है और इस क्षेत्र को पार नहीं कर पाती। इस कारण से राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध में सिर्फ केवल 25 सेंटीमीटर या इससे भी कम सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन ये जो इस वाले क्षेत्र में ये खूब वर्षा करती है। और इस वाले क्षेत्र में कम वर्षा, 25 सेंटीमीटर वर्षा होने का मुख्य कारण है, पहला है कि ये मानसून पवनों के मार्ग से क्या होते हैं, दूर पड़ता है। मानसून पवनें यहाँ से ऐसे निकल जाती है, और जबकि ये सिंध प्रांत और राजस्थान प्रांत इधर पड़ जाते हैं। दूसरा, अरावली जो पर्वत है, मैंने अभी बताया क्या होता है, इन पर्वतों के इन पवनों के समानांतर होता है, और वो इन पवनों को रोक नहीं पाता। इसी कारण से ये जो पवनें होती है बिना वर्षा किए आगे बढ़ जाती है। तीसरा, जो फारस और बलूचिस्तान से आने वाली जो शुष्क पवनें होती है, इधर से जो पवनें आती हैं, वो क्या करती है, इन मानसूनी पवनों के साथ मिलकर उनकी नमी को अपने अंदर धारण कर लेती है, और इसलिए मानसून पवनों की जो नमी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोर्थ है, बंगाल की खाड़ी से उठकर जो पूर्व से पश्चिम को जो हिमालय के समानांतर चलने वाली मानसून पवनें भी क्या करती है, इस यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि वो बहुत सारे भागों में वर्षा करते करते आती है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये वाली पवनें भी क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। ठीक है, ये मेन कारण थे अरब सागर से उठने वाली पवनें जो इस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं करती है। अब आता है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून पवनें आती है वो फिर से दो शाखाओं में बंटकर क्या करती है, बारिश करती है। कौन कौन सी? पहली है जो बंगाल की खाड़ी से मानसून पवनों की पहली शाखा होती है, वो क्या करती है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा होता है, इसको पार करने के बाद क्या करती है, मेघालय में प्रवेश करती है। और मेघालय में ये जो गारो, खासी, जयंतियां तीनों पहाड़ियां है, इनका आकार कैसा होता है, कीप नुमा होता है। कैसे होती है, ये कुछ इस तरह से बनी हुई होती है, कीप नुमा आकार की ये पहाड़ियां होती है, और इसमें जाकर ये पवनों को क्या करती है, ये पहाड़ियां कुछ ऐसे हैं, तीनों पहाड़ियां कुछ इस तरह से है, कीपनुमा आकार की, और इसमें ये पवनें प्रवेश कर जाती है। और इनमें प्रवेश करने के बाद इन पवनों को कितना 1500 मीटर ऊंचा उठना पड़ता है, 1500 मीटर ऊंचा उठना पड़ता है। और ऊंचाई पर ठंड से संघनित होकर ये क्या करती है, जलवाष्प किसमें बदल जाते हैं, वर्षा की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और चेरापूंजी नामक स्थान पर ये फिर बारिश करती है 1087 सेंटीमीटर। ये पवनें इसमें प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन टकरा के यहीं आसपास वर्षा करती रहती है, क्योंकि इनको निकलने के लिए स्थान नहीं मिल पाता। इसलिए विश्व की सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है, चेरापूंजी के मोसिनराम में। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ पर वर्षा करने के बाद ये मोसिनराम, जो नवीन सूत्रों के अनुसार पहले तो किसको माना जाता था, चेरापूंजी को माना जाता था कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। लेकिन अब नवीन तथ्यों के अनुसार क्या पता चला है कि चेरापूंजी से 16 किलोमीटर की दूरी पर क्या स्थित है, मोसिनराम नामक स्थान पर ये क्या करती है, 1221 सेंटीमीटर वर्षा करती है, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरी शाखा क्या करती है, हिमालय पर्वत से टकराती है, और हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण ये हिमालय पर्वत को पार नहीं कर पाती। और यही कारण है कि हिमालय के जो दक्षिणी ढलान है, इन पर ये भारी वर्षा करती है, किंतु ऊतरी ढाल तक पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है, और ये स्थान प्राय वर्षा रहित हो जाते हैं। जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में जो द्रास नामक स्थान है, वहां पर भी विश्व की सबसे कम बारिश होती है, और ये प्राय क्या होता है, ये शुष्क मरुस्थल है। और ये पवनें क्या करती है,
हिमालय के समानांतर पूर्व से पश्चिम में चलने लगती है। कैसे चलने लगती है? पूर्व से पश्चिम में। पूर्व की ओर मुड़ने वाली उपशाखा जो असम और ब्रह्मपुत्र की घाटी है, इसमें तो खूब वर्षा करती है, और पश्चिम की जो उपशाखा है उसके मार्ग में रुकावट में अभाव के कारण ये क्या करती है, यहाँ मार्ग में ऐसा कोई पर्वत या कुछ ऐसा इनको सोर्स नहीं मिलता जिनसे ये टकरा कर वर्षा करे, तो ये क्या करती है, सीधे चली जाती है पंजाब तक, और पंजाब तक ये शाखा अपने जो बंगाल की खाड़ी से जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है। अब यहाँ इन्होंने सबसे ज्यादा वर्षा कर दी, लेकिन फिर यहाँ से इस साइड जब जैसे पश्चिम की तरफ जाने लगती है तो वर्षा की मात्रा भी क्या करने लगती है, कम करने लगती है। कोलकाता में 157 सेंटीमीटर, पटना में 117 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 107, लखनऊ में 101 सेंटीमीटर, दिल्ली में 65 सेंटीमीटर, हिसार में 43, और जैकोबाद जहां पाकिस्तान वाले क्षेत्र में तो केवल मात्र 7 सेंटीमीटर ही वर्षा करती है ये पौने, क्योंकि ये पौने कैसी होती है, हिमालय के साथ साथ। अब हिमालय पर्वत श्रेणियां कैसे है, इस वाले ऐसे समानांतर फैली हुई है, और ये पौने इसके समानांतर ऐसे ऐसे चली आती है। प्रायद्वीप की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। और यहाँ यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो तमिलनाडु का जो ये क्षेत्र है, कोरोमंडल तट की अगर हम बात करें, तो ये इन पवनों के से क्या रह जाता है, वर्षा से वंचित हो जाता है, शुष्क रह जाता है। इन पवनों से इस वाले क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा नहीं होती। इसके दो मुख्य कारण है, क्या है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी से जो मानसून पवनें चलती है, इनके क्या पड़ता है, समानांतर पड़ता है, और ये पवनें ऐसे चली जाती है, दक्षिण पश्चिम से ऐसे चली जाती है। दूसरा कारण है कि अरब सागर की जो मानसून पवनें होती है वो जैसे यहाँ वर्षा कर देती है, और ये फिर किस क्षेत्र में पड़ जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, और इस कारण से वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता। ये था आपकी मानसून वर्षा ऋतु। अब हम करेंगे मानसून के निवर्तन या लौटने की ऋतु। ये हमारी लास्ट है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।